न्यूज 18 पर मेगा ओपिनियन पोल लगातार जारी है और दिल्ली में अगर केंद्र की सरकार बनानी है, प्रधानमंत्री बनना है, तो राजधानी दिल्ली इंद्रप्रस्थ की 7 लोकसभा सीटें भी बहुत मायने रखती हैं। और ओपिनियन पोल में कुछ ही देर में हम दिल्ली की इन सीटों पर क्या ओपिनियन पोल के रिजल्ट आए हैं वो बताने जा रहे हैं। तो दिल्ली की 7 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने रखेंगे कुछ ही देर में। दिल्ली का ओपिनियन पोल जहां पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का हाल जनता की नजर में क्या है और दिल्ली की जनता का मूड क्या है, वो कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए टीवी स्क्रीन पर हमारे इस मेगा स्टूडियो में टॉप पर अब आप देख सकते हैं 7 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो 7 की 7 सीटें रथ भी आ गया है मोदी के नाम का और 7 सीटें लेकर के दिल्ली से आ रहा है। और यह संकेत है जनता का कि 7 की 7 लोकसभा सीटें वो बीजेपी के पक्ष में। पिछली बार भी अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में 7 की 7 सीटें थी। अब किसी ने ओपिनियन पोल पिछली बार किया था, नहीं किया था, एग्जिट पोल किया था, नहीं किया था, और उनमें 7 सीटें बीजेपी को दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी। लेकिन 7 सीटें 2019 में निकलकर बीजेपी के खाते में आई थी। सुपड़ा साफ कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी का हो गया था। निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ बने हुए। जल्दी से ये ट्रक तो चलता रहेगा, ये जो रथ है जारी रहेगा। निरंजन पोद्दार जी एक टिप्पणी, आपकी ऑडियो यहां पर चलता रहेगा, ये ग्राफिक्स भी चलता रहेगा। 7 सीटें देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से इस बार ये आप ओपिनियन पोल किया, आपने बहुत मेहनत की, आपके जो लोग हैं वो ग्राउंड पे गए, एक एक व्यक्ति से मिले और जिस तरीके से आपने कहा कि आपने उनकी जियो टैगिंग करी, उनकी आपने फोटोज लिए और उनको आपने जिस तरीके से आपने ये जो ओपिनियन पोल किया है और उसके बाद में अगर इन चीज़ों के ऊपर सवाल उठाया जाता है तो मेरा तो एक ही मानना है रविंद्र जी कि जो लोग संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा विधिवत रूप से किए गए चुनाव के अंदर अपने खिलाफ आए हुए परिणाम को जो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, वो आपके ओपिनियन पोल क्यों सर? हिमाचल प्रदेश का, कर्नाटक का तो स्वीकार किया है नतीजा। नहीं, खिलाफ आए हुए, मैंने क्या बोला, उनके जीतने पर स्वीकार करते, चाहे वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़े, चाहे वो चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़े, चाहे वो कानून व्यवस्था पे ठीकरा फोड़े, लेकिन उन्होंने उन चुनावों को स्वीकार नहीं किया कि हाँ जनता ने हमें नकारा है और हम जनता ने जनादेश हमारे विपरीत दिया। ऐसा एक ही बार हमने देखा 2019 के चुनावों में, जब राहुल गांधी जी ने इस्तीफा देकर के सभी पदों से इस्तीफा देकर के कहा था कि भाई जनता ने हमें नकारा। मैंने तो उसी टाइम देखा, उसके बाद में कभी भी मैंने ये बात कहते स्वीकार करते हुए नहीं देखी और कोई ना कोई किंतु परंतु ईवीएम पीवीएम लगा लगू करके अपने इस चीज से बचने का प्रयास किया गया। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि इससे विश्वसनीयता, इससे ऐसा काम करने वालों की गिरती है जनता के अंदर। आशुतोष जी, दिल्ली एक तरह से कहें कि आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। अब ये तो किशोर जी बेहतर बताएंगे या नहीं बताएंगे कि कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगी, कितनी कांग्रेस को मिलेगी। लेकिन 7 सीटें इस ओपिनियन पोल में इसको मद्देनजर रखते हैं कि 2019 में भी बीजेपी को ही 7 सीटें मिली थी। आप कैसे इस ओपिनियन पोल की दिल्ली की 7 सीट की विजय को देखते हैं इस ओपिनियन पोल? देखिए रविंद्र जी, जनता विधानसभा के वोटिंग करते समय कुछ और मुद्दों को ध्यान में रखती है और लोकसभा की वोटिंग को करते समय कुछ और चीजों को ध्यान में रखती है। ये 2019 में भी हमने देखा और 2024 में भी होता हुआ दिख रहा है। पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 56% से ज्यादा वोट दिल्ली में हासिल किया था। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, लगभग 22% वोट कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनावों में मिला था। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा 7 सीटों पर विजय हासिल की थी। इस बार भी जो भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में लोगों की जो राय आप दिखा रहे हैं वो उससे मैं सहमत हूं कि लोग बाग निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर केजरीवाल में वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं देखते, इसलिए आपके साथ नहीं जाएंगे। और कांग्रेस के पास जो चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर है उसको वो प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए नरेंद्र मोदी वर्सेज एक ब्लैंक स्पेस दिल्ली में होता हुआ दिख रहा है। जो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की आप बात कर रहे हैं तो लोग उसमें से नरेंद्र मोदी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं और 2019 में भी गए थे। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आपका क्या मानना है इस ओपिनियन पोल को लेकर के, खासतौर पर दिल्ली का भी अब लगातार आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर?
देखिए, आप देश का माहौल दिखा रहे हैं। पूरे देश के किसी भी राज्य में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का अथाह स्नेह है, उनका प्यार है, विश्वास है, और उसकी बदौलत हम पूरे देश में चुनाव जीतने जा रहे हैं। ना केवल राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, बल्कि पूरे देश में इसी तरीके का माहौल है। और देश की जनता चाहती है कि तीसरी बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने। और जिस तरीके से कांग्रेस ने गर्त में डाला इस देश को, जिस तरह घोटाले किए, जिस तरह पैसा खाया, एक परिवार की सत्ता 50 साल तक यहां पर चला कर रखी और उस परिवार ने देश को बर्बाद कर दिया। उस चंगुल से देश को निकालकर आज एक यशस्वी नेता को, जिसने भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया में बढ़ाया है, भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में साउथ में अगर देखें, केरल में और केरल में और तमिलनाडु में बड़ी मेहनत बीजेपी की तरफ से की जा रही है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा। हाँ, आप इसे संतोष जरूर कर सकते हैं, केरल में खाता खुल रहा है और यहां तमिलनाडु में भी खाता खुलता हुआ इस ओपिनियन पोल के जरिए दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी काया पलट नहीं दिख रही। देखिए, इस बार का जब चुनाव परिणाम आएगा इस बार का, तो आप केरला में भी और तमिलनाडु में भी आपका अप्रत्याशित रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दिखाई देंगे। क्योंकि आज जो देश भर का माहौल है, उसके साथ उससे तमिलनाडु और केरला भी अछूता नहीं रह सकता है। जिस तरीके से आप वहां पर केरला में हमारा कभी सांसद जीता नहीं है और तमिलनाडु में भी हमारी स्थिति पिछले चुनाव तक कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार जो वहां का माहौल है तमिलनाडु का भी और केरला का भी, वो बताने के लिए काफी है कि वहां की जनता भी नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। के बहुत दौरे भी किए हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और लगता है कि उनका लाभ जरूर मिल पाएगा आपको। लेकिन हमारे साथ किशोर जी लगातार बने हुए हैं। किशोर जी, मैं चाहता हूं कि पंजाब की स्थिति को लेकर के आप जरूर बोलेंगे, क्योंकि पिछली दफा 2019 यही स्थितियां थी। किशोर जी, देखिए, अगर चूंकि देश के चुनाव की बात हो रही है, आपके आंकड़े आपको मुबारक, ये फैसला आपके अलायंस आपके ओपिनियन पोल का है। अभी चूंकि अभी डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई, उसके बाद जो फैसला आने वाला है वो अभी टिकट डिक्लेयर होगा। डेट डिक्लेयर नहीं हुई तो सर प्रत्याशियों के नाम तो आप डिक्लेयर कर रहे हो ना सर, ये बात सर मुद्दे पर नहीं, हम नहीं कर रहे जी, आप ही कर रहे हैं सब कुछ। नहीं सर, लेकिन बहुत 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 क्लियर कट बात ये है। तभी तो सर अगर ये हाल हो गया होगा तो देश के मुद्दों, देश के, आप चिंता ना करें उस सारी चीज मुद्दे पर आइए, आप अपनी चिंता करें, थोड़ा सा पानी पीजिए बड़ी शांति के साथ में। कोई आप बड़े सम्मानित हैं, कोई भी फिक्र है, आप बेफिक्र हैं। हाँ, पूछते रहिए, हम जवाब देते हैं। अच्छा, कि मुद्दों मैं आपके चैनल का सम्मान बरकरार रखना चाहता हूं। बताइए। आप तो कांग्रेस का सम्मान बरकरार रख लो, बाकी सब अपनी चिंता कर लेंगे। देश के मुद्दों, देश के सवालों के साथ होना चाहिए जी। रोजी रोटी का सवाल भी देश के लोगों के सामने है, अस्मिता का सवाल भी देश के लोगों के सामने है। इतना 2015 में यही सवाल से तो देखिए, पहले अरुण जेटली ने बता रहे थे कि हमने शुरुआत इन्हीं सवालों से की थी। आप उस वक्त देर से आए। सबसे पहला हमारा सवाल रोजगार को लेकर के था, उसके बाद में हमारा सवाल जो कानून व्यवस्था को लेकर के था, इन्हीं सवालों पर हमने शुरुआत की थी। पंजाब पर आइए, आप दिल्ली पर आइए जी। हाँ, नहीं, मैं पूरे देश की बात, मैं देश के हिस्से से बात कर रहा हूं। आप चूंकि प्रोजेक्शन आपका नरेंद्र मोदी को लेकर है, ठीक है, तो मैं उसी से बात कर लेता हूं ना जी। देखिए, एक बात बहुत साफ सी है, 2014 में घोषणा पत्र आया, उसमें लिखा कि किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। उसमें अरुण जेटली ने 2015 में संसद इस बात की घोषणा की, किसानों की आय को दुगना किया गया। उस 2014 से लेके और 2023 में ये डिसाइड किया गया कि उनको सम्मान निधि किसानों को दी जाएगी। क्या ये शोषण कर रहे हो? किसान सम्मान निधि 2019 से मिल रही है। आप एक काम करो, 2019 से किसान सम्मान निधि मिल रही है। थोड़े से राहुल गांधी क्यों बनते हो सर? आप पढ़े लिखे आदमी हो। आप एक काम करो, राहुल गांधी की सारे सवाल और जवाब लक्ष्मीकांत जी से 2019 से किसान सम्मान निधि मिल रही है। लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, ठीक है, लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, लक्ष्मीकांत जी प्लीज एक मिनट, किशोर जी को बोलने दीजिए। लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, हेमंत, रविंद्र एक सेकंड सुनिए। 2 फरवरी 2019 से लेकर अभी तक, फरवरी 2019 से लेकर अभी तक एक बार भी किसान सम्मान निधि एक दिन डिले नहीं हुई है। लेकिन थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा देखिए। लक्ष्मीकांत जी, आप तो सरकार में हैं, विपक्ष की बात भी सुनिए। लक्ष्मीकांत जी प्लीज, लक्ष्मीकांत जी एक विपक्ष की आवाज भी हम सबको सुननी चाहिए, और उनके मन में क्या है ये भी सुने, तभी देश की जनता को पता चलेगा। आपस में उधर मुंह करके बात। ना एक मिनट, लक्ष्मीकांत जी आराम से बड़े लक्ष्मीकांत जी जरा किशोर जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। लक्ष्मीकांत जी, किशोर जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। और किशोर जी बोलिए, व्यक्तिगत मत होइए। किशोर जी निवेदन आपसे, देखिए आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं और इस तरह से व्यक्तिगत मत होइए। ठीक है, देखिए किशोर बता रहे हैं अपने राजनीतिक टिप्पणियां जाती रहेंगी, लेकिन आप सब
2023 से किसान सम्मान निधि मिलना शुरू हुई है। पूरे देश की जनता को सामने ये भाषण दिया पूरे गया था देश की जनता ने समझा दिया आपको। अरे लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट सुन लीजिए ना जरा, उनको भी समझ जहां से लेते हैं। उनके पिताजी सांसद रहे, दादाजी सांसद रहे, माताजी सांसद रहे, वहीं समझा दिया है। लक्ष्मीकांत जी, ये झूठ लक्ष्मीकांत जी, बोलते हैं। लक्ष्मीकांत जी, 2023 एक मिनट लक्ष्मीकांत जी। आप नहीं, एक सुनिए सर, इस बात का तो जवाब आप भी दीजिए कि कांग्रेस प्रवक्ता ने टीवी स्क्रीन पर लाइव में कितना बड़ा झूठ बोला है, तो ये झूठे काम कितने करते हैं। ये कह रहे हैं 2023 से किसान सम्मान निधि मिलना शुरू हुई है, 2019 से। ठीक है सर, उस पॉइंट को नोट किया हमने, हम वही पूछ रहे हैं। किशोर जी, एक मिनट, किशोर जी प्लीज एक मिनट। ये जो फैक्ट की बात रखी है कि 2019 में किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई, आप 2023 का जिक्र कर रहे हैं, इसको पहले तो आप दुरुस्त कीजिए और फिर अपनी बात को बताइए। जो बात कही गई बीजेपी की सरकार की तरफ से, जो वादा किया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, किसान की आय दुगना करेंगे, इस पर आप अपनी बात रख रहे थे, इसको कंप्लीट कीजिए, सवाल उठाइए जी किशोर जी। कौन क्या सवाल कर रहे हैं आप? नहीं, आप सवाल जो उठा रहे थे उसको रखिए में जी। नरेंद्र मोदी आए थे और वहां घोषणा की गई थी इस बात की जी, वो 2023 का साल था। हाँ। और इनके क्या ये परिणाम आएंगे इसी से पता चलता है। किसान सम्मान निधि की घोषणा पिछले चुनाव के पहले उस सभा में की गई थी, उससे पहले नहीं की गई थी। उसके पहले से किसान सम्मान और निधि एक मिल बात रही है। बहुत साफ मान लीजिएगा, घोषणाएं बहुत सरकारें से पहले नरेंद्र किसान मोदी सम्मान ने निधि की मिल रही है, है, लेकिन उनको पूरा करने का वक्त सरकार के पास नहीं। ठीक है, युवराज पोकरना भी हमारे साथ राजनीतिक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। वो अर्थशास्त्र की भी बहुत अच्छी समझ रखते हैं और साथ ही साथ वो राजनीति की भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे, किसानों का मुद्दा, चाहे आय दुगना करने की बात हो, किसानों को सम्मान निधि देकर उनके स्वावलंबन की बात कही जाती हो, दावा किया जाता हो, और आज जो किसानों की तरफ से आंदोलन जो किया जा रहा है उसके अलग अलग मत हैं। आप कैसे किसानों के मत को, उनके नजरिए को इस वाले चुनाव में देखना चाह रहे हैं या किस तरह से देख रहे हैं? जी, सर्वप्रथम यदि भाजपा की या मोदी जी की नीतियों की बात हो तो मुझे लगता है भाजपा प्रवक्ता उसके लिए सक्षम है, लेकिन मैं एक विश्लेषक के नाते आप कुछ न्यूट्रल और नेचुरल डेटा रखना चाहता हूँ आपके सामने। सन 2020 से 2023 मात्र 3 वर्षों की मैं बात करता हूँ ना, तो 3 वर्षों में 5.25 करोड़ नए EPFO सब्सक्रिप्शन आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोविडेंट फंड में 5.25 करोड़ लोगों ने पंजीकरण किया है। यदि आप ये मानते हैं कि अगर 2 सब्सक्रिप्शन पे 1 जॉब भी है, जो कि ऐसा नहीं होता, मैं यदि कह रहा हूँ कि 2 सब्सक्रिप्शन पे 1 जॉब भी है, तो साहब ये 3 साल में 2.5 करोड़ जॉब हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक डेटा अपने आप में ही काफ़ी है। और जो इन्फ्लेशन, महंगाई की बात की जाती है, तो अभी हाल में आप और मैं जब बात कर रहे हैं तब भारत का इन्फ्लेशन है विच इज़ 3.1%। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं। हमारा अभी जो पिछले 10 साल 24 से लेके 14 से 24 का जो ग्रोथ है वो 84% ग्रोथ है GDP में, जो कि चाइना से तुलना करो तो चाइना का ग्रोथ है 64%। हम चाइना से 20% ग्रोथ में अधिक हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हम जो इंपोर्ट करते थे हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। एप्पल जो कि 7% प्रोडक्शन भारत में करता था, आज लगभग 24% प्रोडक्शन करने लग गया है। तो क्या कहीं रोजगार कुछ नहीं हो रहा? इतना बड़ा जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सैमसंग का भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा प्लांट नोएडा में उपस्थित है हमारे स्टूडियो के पास, तो क्या कहीं किसी को रोजगार नहीं मिल रहा? तो ये कुछ मैंने आपके सामने तथ्यात्मक बातें रखने का प्रयास किया है। तो रोजगार उत्पन्न हो रहा है, लेकिन यदि विपक्ष आंख बंद करके बैठा है और मोदी को गाली देने से ही राजनीति करनी है, तो मुझे लगता है विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि इस बार यदि अपनी नीति नहीं बदली और नेता नहीं बदला तो 44 सीट भी नहीं आएंगी, फिर 4 सीट पे आ जाएंगे ये लोग। ये मैं कांग्रेस का हितैषी होने के नाते बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अब हम जयपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी लवली वधवा लगातार बने हुए हैं लोगों के साथ में। लवली, लोगों की प्रतिक्रिया लीजिए। ये जो सर्वे को लेकर के आंकड़े लगातार एक के बाद एक हम दिखा रहे हैं, लोगों का मानना क्या है? दिल्ली का जिक्र हमने किया, दिल्ली की तमाम सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है। देखिए, दिल्ली के अंदर भी ओपिनियन पोल के अंदर सीटें बीजेपी को मिल रही है और साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आप राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान से दिल्ली जाने का रास्ता किस तरीके से तय हो रहा है? देखो, राजस्थान से दिल्ली का रास्ता तो ठीक है कि 2 बार पूरा यहाँ से राजस्थान का भेज दिया, 2 बार यहाँ से पूरा 100% भेजा है, लेकिन इस बार जो लग रहा है वो उतना मजबूत राजस्थान से नहीं लग रहा। सीटें ज्यादा चली जाएगी बीजेपी की, लेकिन उतनी जाती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, मुद्दे कौन से प्रभावी नजर आ रहे हैं इलेक्शन के अंदर? राम मंदिर का मुद्दा कितना प्रभावित कर रहा है लोगों को? राम मंदिर तो एक आस्था का है, सबकी आस्था है, वो मंदिर है, सबके लिए अच्छी बात है, अच्छी चीज हुई है, लेकिन उसको वोटिंग से लेके लोग आजकल जो अवेयर हुए हैं ना, उस चीज को हटा दिया है। आजकल बहुत सारी चीजें हैं कि और चीजों में करने लग गया। अच्छा काम किया है, उसके लिए धन्यवाद भी देते हैं सारी चीजें, लेकिन उस पर भी जो चीजें हुई है ना, धार्मिक को थोड़ा सा अलग टाइप से वो कर दिया।
पार्टी विशेष का थोड़ा सा लोगों के माइंड में वो जाने लगे। भाई ठीक है, अच्छी चीज की आप लोगों ने, तो अच्छी बात है। आप कहते हैं 2-2 बार यहाँ से सारे सांसद बना के भेज थे, लेकिन इस बार क्या है कि बार बार उसी चीज को लेके बीच में आ रहे हैं, तो लोग अलग लग रहे हैं कि हमारी समस्याओं के बारे में बात करो ना। राम मंदिर के बारे में कितनी बार बात करोगे? अच्छा, क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं इस बार? कितनी सीटें दिख रही है राजस्थान से? ये बात है कि राजस्थान के अंदर, जो मैं मारवाड़ क्षेत्र से आता हूँ वैसे, तो हमारे मारवाड़ के अंदर बीजेपी का अभी थोड़ा कम चल रहा है, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे हैं जैसे कि पीपी चौधरी साहब है या गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनका काम नहीं है। जैसे कि अब रेल की बात करें तो अभी 10 दिन पहले तिवरी स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है, काफी पीछे से 87 गांव लगता है, तो उन्होंने रेल 5 साल तक उनकी रेल नहीं रुकी कभी। अब चुनाव से पहले उन्होंने रेल रोक दी कि आपके एक स्टेशन पे रेल रुकेगी, जो केवल चुनावी मुद्दा है। चेहरा तो नरेंद्र मोदी का है, ऐसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मारवाड़ एक ऐसी जगह है कि इस बार ये पता नहीं चला कि भाई गहलोत साहब को डिनाई क्यों किया गया मारवाड़ के लोगों ने। बाकी केंद्र से, मोदी सरकार से मारवाड़ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इधर के तो मेरे को इतना पता नहीं, पर मारवाड़ के अंदर मतलब आप बताइए, आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? तमिलनाडु के अंदर सीटें आ रही है बीजेपी की, दिल्ली में सीट आ रही है, केरल में सीट आ रही है, क्या कहेंगे आप? सर, मैं भी राजस्थान से हूँ। अगर अपन सबसे पहले राजस्थान की बात करें, लास्ट टाइम कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, पर अभी बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, तो सोचो क्लीन स्वीप नहीं होगा। लवली, हम वापस आपका करेंगे। एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहता हूं पोद्दार साहब से। पोद्दार साहब, ये जो जनता कह रही है जयपुर की कि इस बार राजस्थान में बड़ा कांटे की टक्कर है, और किशोर जी को कुछ साबित करने की जरूरत तो है नहीं कि ये जो है जनता ये बता रही है कि 25 की 25 सीटें बीजेपी को आसानी से मिलती नहीं दिख रही। मारवाड़ में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, ये भी ऐसी स्वफूर्त हमने जनता वहां पर हमारे संवाददाता ने मौजूद किया है। आपको साबित करने की कोई जरूरत नहीं किशोर जी। सवाल सर जो पूछा हेमंत ने निरंजन जी आपसे। देखिए हेमंत जी, इसके अंदर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि 2018 के अंदर राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, और उन विधानसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया। लेकिन 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए, यानी कि लगभग 1 साल बाद में चुनाव, 1 साल के अंदर अंदर जो चुनाव हुए, उसके अंदर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें देकर के भेजी। तो मेरा यह मानना है कि इस बार जो चुनाव हुए 2023 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हैं, उनके अंदर जब भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने विधानसभा में मैंडेट दिया है, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का मामला कहीं ना कहीं ये हैट्रिक वाली चीज है। लेकिन नहीं सर, वो तो फिर विरोधाभासी बातें हो जाएंगी ना कि 2019 में अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी, फिर उसके बाद 25 की 25 सीटें बीजेपी की लोकसभा में आ गई। ये नया आंकड़ा ओपिनियन पोल का हेमंत सामने आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, जो राजस्थान का पड़ोसी राज्य है, और वहां पर लोकसभा की 10 सीटें, 10 की 10 सीटों पर जनता की राय क्या है वो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। रथ आ गया है मोदी नाम का सबसे पहले, और 10 की 10 सीटें हरियाणा में इस बार एक बार फिर से बीजेपी के पास जाती इस ओपिनियन पोल के जरिए दिखाई दे रही हैं। 10 की 10 सीटें हरियाणा की बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, और कांग्रेस का खाता यहां हरियाणा में नहीं खुलेगा इस बार भी, ये ओपिनियन पोल बताते हुए नजर आ रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है हेमंत कि यहां एक बार फिर से सुपड़ा साफ होता हुआ इस ओपिनियन पोल को अगर हम मद्देनजर रखें तो दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा इस बार भी, और जाएंगे मेहमानों पर भी, लेकिन पहले ग्राफिक्स देख लेते हैं किस तरीके से ग्राफिक्स बता रहा है। पूरा पूरा भगवा है रविंद्र, आप देख पा रहे हैं 10 सीटें हैं, और 10 की 10 सीटों पर बीजेपी जो है वो जीतती हुई जनता की राय के मुताबिक, और इस मेगा सर्वे के मुताबिक जो सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद, जो शायद किशोर जी नहीं माने। नहीं ठीक है, बिल्कुल किशोर जी माने या नहीं माने ये तो उनका मानना है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पे जब 10/10 आता है और जिसके पक्ष में आता है तो उसकी बातें जरूर खिल जाती हैं। लक्ष्मीकांत जी की बातें जरूर खिली होंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आते हैं तुरंत।